हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का काफ़ी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2023 के एग्जाम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो 35 में 35 अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन देखिए क्या है। काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और जो इंग्लिश वाला है वो भी देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। चार ऑप्शन में से बताना अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बताना है इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आपका प्लास्टिक क्या है, और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। देखिए है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। याद रखिएगा, द नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंट्रल यूनिक सेल, बॉडी सेंट्रल यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में आपको पिंड बताना है परमाणुओं की यानी एटम से, यानी परमाणुओं की संख्या आपको बताना कितना होता है, 2 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, तीसरा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या बताना है। घनाकार जालक में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। घनाकार जालक में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, 3। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण ठोस का घनत्व में कमी होता है। याद रखिएगा, यह आपका शॉर्टकी दोष के कारण होता है। किसमें, शॉर्टकी दोष। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और इंग्लिश वाला अपना देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है किसमें। तो याद रखिएगा, मोल प्रति लीटर में। मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, यदि बिलाय के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल को क्या कहा जाएगा। तो घोल को आपको 0.1 मोलल कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है, किसी तनु घोल का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। तो यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और इंग्लिश वाला अपन देखते रहिएगा, ठीक है। अगला है, किसी विलयन के प्रसारण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। पाई/C बराबर RT, पाई/C बराबर RT, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन को आपको हर हाल में याद कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा संभावना ये क्वेश्चन आने की, ठीक है। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, तो यह 2 फैराडे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 फैराडे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से M बराबर ZCD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है। तो ये आपका मोलर चालकता है जो ना, ये बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है, यानी प्राथमिक सेल नहीं है। देखिए, लैक्लॉच सेल ये प्राथमिक सेल है, और गैल्वेनी सेल ये भी प्राथमिक है, और मरकरी सेल ये भी प्राथमिक सेल है, लेकिन लेड संचायक सेल यह आपका प्राथमिक सेल नहीं है। याद रखिएगा, यह क्या है, यह द्वितीयक सेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है।
ताप, दाब, सांद्रता, ये सभी आपको प्रभावित करता है, अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरा हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में समय कितना लगेगा? तो 16 मिनट लगेगा, याद रखिएगा 16 मिनट हो जाएगा। अगला है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी वेग दिया है आपको के ए सांद्रता 2, बी सांद्रता के ए दिया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो सिंपल है, इस अभिक्रिया की कोटि 3 हो जाएगा, 2 1 3। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1 2 इस पर है, 1 इस पर है, 2 1 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देखिए भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा होती है। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा होती है, तो याद रखिएगा ये आपका 20 से 40 केजी मोल इन्वर्स होता है, याद रखिएगा भौतिक अधिशोषण में। ठीक है, और रासायनिक अधिशोषण में जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह क्या कहलाता है? जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वह पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाएगा। ठीक है, यानी सरफैक्टेंट कहलाएगा, यानी पृष्ठ सक्रिय कारक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइड विलयन का निर्माण करता है? जल में कोलाइड विलयन का निर्माण कौन करता है? तो ये आपका स्टार्च करता है, याद रखिएगा स्टार्च। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है? पायसी कारक कौन है? आपका साबुन है, यह पायसी कारक है, याद रखिएगा साबुन। अगला है, देखिए कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह जिंक का है, कालामाइन यानी कैलामाइन होना चाहिए। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह जिंक का है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोंड प्रकरण के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है मोंड परिष्करण विधि के द्वारा। मॉड या मंडल रहेगा, ठीक है, मंडल, मॉड या मंडल। थर्माइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? थर्माइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो ये आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, Al। अगला है, लोहा धातु के निष्कर्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? तो CaSi SiO3 हो जाएगा, CaSiO3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो हम आपको कहें FON याद रखने के लिए, FON जिसमें रहेगा उसमें हाइड्रोजन बंध, वह हाइड्रोजन बंध बनाता है, और जिसमें नहीं रहेगा वह हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। यानी देखिए NH3, इसमें FON में से कोई है, N है। H2O में से कोई H2O में H2O है, इसमें क्या है? इसमें O है। HF में देखिए F है, लेकिन HCl में कोई नहीं है FON में से, तो आपका HCl हो जाएगा। HCl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। अगला है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो यह अपरूप है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अपरूप हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमी अम्ल है? द्विभाषमी अम्ल है, देखिए ऑक्सीजन 3 है, तो इसे एक कम कर दीजिए, H3PO3 हो जाएगा द्विभाषमिक। इसमें O2 है, इसमें एक कम कर दीजिएगा तो नहीं बनेगा द्विभाषमिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा द्विभाषमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। आवर्त सारणी के अंतर्गत है डी ब्लॉक में। संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? यानी डी, यानी संक्रमण तत्व आपका हो जाएगा डी ब्लॉक, यानी डी ब्लॉक का तत्व कौन है?
बताना है। तो डी ब्लॉक का तत्व आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कॉपर और आयरन आपका डी ब्लॉक का तत्व है। अगला है क्रोमियम, यानी Z = 24 दिया है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा Ar3D54S1। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व को में 4F कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो ये आपका है लेंथेनाइड में। किसमें? लेंथेनाइड में। अगला है FeCN को होल 63 माइनस में Fe की ऑक्सीकरण संख्या। सिंपल है, ऑक्सीकरण संख्या आपका 3 आंसर आ जाएगा। केंद्रीय परमाणु को X मानना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है? CuNH3 को होल 4 2+ में प्रसंकरण, इसका प्रसंकरण कितना हो जाएगा? इसका DsP2 हो जाएगा इसका प्रसंकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है? तो याद रखिएगा, इसमें आपका कोबाल्ट उपस्थित रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम आपको 42 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, उसमें से 35 प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, अब रूल चेंज हो गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बताएं इसको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वीडियो हम जल्दी लाते हैं, 35 प्रश्न और लेकर आते हैं जल्दी। तो इस वीडियो में जितना प्रश्न बताए हैं आपको जल्दी से जल्दी याद कर लेना है, अच्छे तरीके से याद करना है। अगर देखिए एक बार याद कर लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार अपने मन से याद कर लीजिए लिख कर, या फिर से वीडियो देख लीजिए। यानी रिपीट करते रहिए, जितना आप लोग रिपीट करते रहिएगा आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।